नमस्कार विद्यार्थियों। भाग 1 में हमने देखा कि सिरचन को घर बुलाया जाता है और मानू के लिए शीतल पाटी, चिक, आसनी बनाने का काम दिया जाता है। अब हम भाग 2 में देखेंगे कि घर आने के बाद सिरचन किस तरह से अपना काम करता है और घर वालों के साथ कैसा व्यवहार होता है, ये पढ़ेंगे। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। अब जैसे कि हमने देखा था कि सिरचन जो है वो उसे कहा जाता है कि मानू के लिए कुछ सामान बनाने के लिए, और मानू की जो माँ है उससे कहती है कि इस बार ऐसा चीज़ बनाना कि सब देखते रह जाए और मैं तुम्हें मोहर छाप वाली धोती दूंगी। तो सिरचन जो है वो अपने काम में लग जाता है। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठता है। 1.5 हाथ की बिनाई, यानी 1.5 हाथ जो है उसकी बिनाई होने के बाद, उसकी बुनाई होने के बाद देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है। मझली भाभी से नहीं रहा गया। पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। अब यहाँ पर मानू जो है उसके लिए सिरचन बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम नए फैशन वाला जो है वो चीज़ बनाता है। तो मझली भाभी देखती है जब 1.5 हाथ की बुनाई हो जाती है, उसके बाद सबको पता चल जाता है कि बहुत ही अच्छा इस बार बनने वाला है। तो पर्दे की आड़ में, यानी घर में ही, घर के कमरे से ही भाभी कहती है, मानू जो है उनकी भाभी कहती है कि अगर मालूम होता कि मोहर छाप वाली धोती देने से ऐसी इतनी अच्छी चीज़ बनने वाली है तो मैं भी अपने भैया से कहलवा कर ऐसा बनवाती। काम में व्यस्त सिरचन के कामों में ये बात पड़ गई। उसने सुन लिया और सुनते ही कहा कि मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती है बहुरिया। बहुरिया यानी दुल्हन। मानू दीदी काकी की क्या थी, सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है और मझली भाभी का जो मुंह है वो लटक गया। मुंह लटकना ये क्या है, एक मुहावरा है, यानी निराश होना, उदास हो गई जब सिरचन ने ऐसा कहा। मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती है बहू? किसकी चाची? लेखक की चाची ने फुसफुसाकर कहा कि बहू किससे बात कर रही है? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मुंगिया लड्डू दे। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। अब चाची ने ऐसा सिरचन को क्या किया, ताने मारे। दूसरे दिन चिक की पहली पांति में 7 तारे जगमगा उठे। एक दिन खत्म हुआ काम करते करते, दूसरा दिन शुरू हुआ और दूसरे दिन चिक जो है वो उसकी पहली पांति, पाती यानी पहली पंक्ति, रो, फर्स्ट रो जो उसने कंप्लीट किया, पहली पंक्ति जो उसने कंप्लीट की, उसे देखकर ऐसे लगा कि 7 तारे जो है वो एकदम चमक उठे हैं, 7 रंग के, यानी एकदम सतरंगी तरह से। सत भैया तारा, सप्त तारा जिसे कहा जाता है, उस तरह से वो पहली पंक्ति देखकर लोगों ने इस तरह का उसे कमेंट किया। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रही, यानी वो इतना तल्लीन था, इतना मग्न था अपने काम में कि उसे खाने पीने की भी चिंता नहीं रही। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास खड़े सूप पर निगाह डाली, यानी वो काम करते करते अचानक फिर क्या हुआ, उसका जो ध्यान है, उसकी जो निगाह है, नज़र जो है वो कहाँ पर पड़ी, सामने पड़े सूप पर। उसमें क्या रखा हुआ था, चूरा और गुड़ का एक सूखा ढेला, यानी थोड़ा सा चूड़ा रखा था, सूखा चूड़ा और गुड़,
मीठा जो है गुड़ वो रखा हुआ था। मैंने लक्ष्य किया यानी ध्यान दिया। उद्देश्य, वैसे तो लक्ष्य का अर्थ है उद्देश्य, लेकिन यहाँ पे मैंने लक्ष्य किया यानी किसने, मैंने ध्यान दिया कि सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। यानी उस खाने को देखकर, उस नाश्ते को देखकर जो है सिरचन थोड़ा सा नाराज हो गया। और मैं यहाँ पे कौन है, लेखक। लेखक दौड़कर किसके पास गए, अपने माँ के पास गए। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया। कलेवा अर्थात नाश्ता। तो लेखक जो है अपनी माँ से पूछते हैं कि आज सिरचन को नाश्ता किसने दिया, क्योंकि शादी ब्याह का घर था। सिर्फ चूरा और गुड़, लेखक ने पूछा। माँ रसोई के अंदर पकवान आदि बनाने में क्या थी, व्यस्त थी, बिजी थी। बोली, अरे मंझली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं देती। माँ ने अपनी बहू से कहा, मंझली बहू जो है उससे कहा कि अरे सिर्फ चिवड़ा और गुड़ क्यों दिया, साथ में बूंदिया भी देती। बूंदिया मैं नहीं खाता काकी, किसने कहा, सिरचन ने कहा। किससे, लेखक की माँ से। बूंदिया मैं नहीं खाता काकी, सिरचन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा अछूता। माँ की बोली सुनते ही मंझली भाभी की भौहें तन गई। यानी जब उन्होंने देखा, लेखक ने देखा कि सूप में जो है क्या पड़ा हुआ है, सिर्फ चूड़ा और गुड़ पड़ा हुआ है, और उसे देखकर सिरचन नाराज हो जाता है थोड़ा सा। और फिर जो है कि कहीं सिरचन काम छोड़कर ना चला जाए, इसीलिए वो झटपट जाते हैं और अपनी माँ से कहते हैं कि आज कलेवा किसने दिया। और माँ कहती है कि अरे सिर्फ चूड़ा और गुड़ दिया, बूंदिया भी दे देना चाहिए था। तो मंझली भाभी की भौहें तन जाती है। इस तरह से वो क्या करती हैं, तो अपनी नाराज़गी प्रकट करती है। कौन, मंझली भाभी। माँ की बोली सुनते ही मंझली भाभी की भौहें तन गई। भौहें तनना या तन जाना ये क्या है, मुहावरे है, अर्थात नाराज़गी प्रकट करना। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंककर फिर क्या करती है, वो चली जाती है। नाराज़ होकर गुस्से में एक मुट्ठी वो क्या करती है, बूंदिया जो है सूप में रखकर वहाँ से चली जाती है। सिरचन क्या करता है, पानी पीकर कहता है, वह बोलने में पहले भी झटपट था। कहता है, मंझली बहू रानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती हैं क्या। वो मंझली बहू को ताने मारता है। बस मंझली भाभी अपने कमरे में बैठकर क्या करती हैं, फिर रोने लगती हैं। और चाची ने माँ के पास जाकर कहा, वो देखती हैं कि मंझली भाभी रोती है, और मंझली भाभी माँ की क्या थी, लाडली बहू थी। चाची ने क्या किया, माँ से जाकर कहा, मुंह लगाने से सिर पर ही चढ़ेगा, किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह। नैहर अर्थात मायका। तो चाची जो है अपनी माँ से चाची जो है लेखक की माँ से कहती है कि अगर किसी को भी मुंह लगाएंगे, सिर पर चढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो क्या कुछ भी बातें करेगा। तो मंझली भाभी जो थी वो माँ अर्थात लेखक की माँ जो है उसकी दुलारी बहू थी। माँ तमक कर यानी गुस्से में आ गई कि ऐसा कैसा उसने कहा। तो वो आती हैं और सिरचन को खरी खोटी सुनाती है। कहती हैं, सिरचन तुम काम करने आए हो तो अपना काम करो, बहुओं से बदकुट्टी करने की ज़रूरत क्या। बदकुट्टी यानी वाद विवाद। जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो। तो कहती हैं बहुओं से ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, और यदि कुछ काम हो, कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह क्या हो गया, लाल हो गया। मुंह लाल होना मुहावरा है, अर्थात क्रोधित होना, गुस्सा होना। जब लेखक की माँ ने सिरचन को सुनाया तो सिरचन क्या हो गए, गुस्से में आ गए, उनका मुंह लाल हो गया। लेकिन उन्होंने क्या किया, कोई जवाब नहीं दिया और बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगे। मानो
पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा, कामकाज का घर है। 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे। तुम किसी की बात पर कान मत दो। कान मत दो अर्थात ध्यान मत दो। मानू जो है वो सोचती है कि कहीं बात ना बिगड़ जाए और सिरचन काम अधूरा छोड़कर न चला जाए, इसीलिए वो थोड़ा सा बात को संभाल लेती है और बैठक खाने यानी आंगन में, हॉल में वो पान का जो थाली है वो सजाकर भेजती है। तो उसमें से एक बीड़ा, एक पान जो है वो उठाकर सिरचन को भी देती है और कहती है कि कामकाज का घर है, हर लोग अपने अपने काम में बिजी हैं, तो इसीलिए कोई कुछ भी कह दे तो उनकी बात का बुरा मत मानना। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का जो एक बीड़ा है वो क्या किया, मुंह में लिया। चाची अपने कमरे से निकल ही रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर वो क्या हो गई, अवाक हो गई, यानी आश्चर्यचकित हो गई। अरे, सिरचन पान खा रहा है। तो कहती हैं, सिरचन ने चाची को अपनी ओर एकदम अचरज से यानी आश्चर्य से घूरते हुए देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गमकौआ जर्दा खिलाना। गमकौआ यानी महकता हुआ, जर्दा यानी जैसे तंबाकू गुटखा जो होता है उसे गांव की भाषा में जर्दा भी कहा जाता है। बहुत दिन हुए गमकौआ जर्दा खाए, तो ज़रा अपनी डिबिया से यानी अपने डब्बे से गमकौआ जर्दा खिला देना। और चाची पहले से ही उससे गुस्सा रहती थी, नाराज़ रहती थी, तो चाची कई कारणों से उससे जली भुनी रहती थी। गुस्सा उतारने का ये अच्छा मौका मिल गया उनको और झनकती हुई बोली, तुम्हारी बढ़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गमकौआ जर्दा खाते हो? मतलब घर में ऐसा कोई खाता है क्या? शादी का माहौल चल रहा है, सब अब बिज़ी हैं, इतने लोग हैं, तो तुम गमकौआ जर्दा खाओगे यहाँ पे और पान खा रहे हो, अपना काम नहीं कर रहे हो। इस तरह से चाची जो है उसे सुनाती है, उसे मौका मिल जाता है। चटोर कहीं के, मेरा कलेजा धड़क उठा, हो गया सत्यानाश। लेखक कहते हैं अब तो बात एकदम आगे बढ़ गई। बस क्या था, सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा, फिर अचानक उठकर पिछवाड़े यानी घर के पीछे गया और पीक जो है, थूक जो है आया, यानी पान का जो पीक है उसे क्या किया, घर के पिछवाड़े वो गया और वहाँ पर थूका और फिर वापस आकर उसने अपनी छुरी, हसिया वगैरह जो भी सामान था बनाने का वो सब समेटा, संभाला, अच्छे से रखा और अपने झोली में रखकर अधूरी चिक को एक निगाह देखी और गुस्सा होते हुए, बड़बड़ाते हुए आंगन से क्या किया, बाहर निकल गया। और ये सब कुछ मानू देख रही थी, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं, चुपचाप अधूरी चिक को वो देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए, यानी इससे पहले जो एक पंक्ति देखकर सातों तारे एकदम जगमगा उठे थे, चमक उठे थे, वो धीरे धीरे मंद पड़ गए। माँ बोली मानू को देखकर, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर, मैं मेले से खरीद कर भेज दूंगी। लेकिन बेचारी उदास हो गई थी मानू। मैं सिरचन को मनाने गया। कौन? लेखक। लेखक कहता है कि मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर, कौन? सिरचन जो है वो एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर, चटाई जो है उस पर लेटकर कुछ सोच रहा था। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, यानी अब मैं जो है वो काम नहीं करूँगा, एक आपका ही घर था। कान पकड़ता हूँ, मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा? वो अपना जो गुस्सा है, अपनी जो भड़ास है, क्योंकि काम में समझौता उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। काम तो वो अच्छा करता ही था, लेकिन अपने आत्म
सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के साथ वो कभी समझौता नहीं करता। तो वो कहता है कि एक तो मोहर छाप वाली धोती में ऐसा काम कोई नहीं करेगा, लेकिन मैं कर भी रहा था तो इतना मुझे सुनाया गया, और ये मोहर छाप वाली धोती लेकर करूँगा क्या, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मरी, यानी सिरचन कहता है अपनी पत्नी को, खुद भी मरी और साथ में बेटे बेटियों को भी ले गई अपने साथ। बबुआ जी, अगर मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। वो प्रश्न करता है लेखक कि अगर मेरा परिवार जिंदा होता तो क्या मेरी हालत ऐसी होती, मैं ऐसा रहता, कोई कुछ कह पाता। यह शीतल पाटी जो है जिस पर वो लेटा हुआ था उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ, वो भावुक हो जाता है। अब यह काम नहीं करूँगा, ऐसा कहता है। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, यानी एक गांव भर में तुम्हारी हवेली थी जहाँ सबसे ज़्यादा मेरी कदर होती थी, लेकिन अब वैसा नहीं है। मैं चुपचाप वहाँ से क्या हुआ, लौट आया। समझ गया कि कलाकार के दिल में ठेस लगी है। ठेस लगना अर्थात दुखी होना, जैसे उसे दुख हुआ कि मेरे कला का वहाँ पे सम्मान नहीं हुआ, मेरे आत्मसम्मान को, मेरे स्वाभिमान को चोट पहुँचाया गया, अब नहीं आ सकता, ऐसा लेखक सोचता है। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी। जो सिरचन अधूरा छोड़कर आया था उसी अधूरे चिक पे वो क्या करने लगी, रंगीन छीट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानू, ऐसा वो कहती हैं। मानू कुछ नहीं बोली, बेचारी नाराज थी अपने उस अधूरे चिक को देखकर, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची, मैं अर्थात लेखक कहता है वो चुप नहीं रह पाया और कहता है चाची और मंजली भाभी की नज़र लग जाए इसमें भी, यानी जो काम सिरचन कर रहा था उसमें क्या हुआ, दोनों की नज़र लग गई, दोनों ने कुछ ना कुछ बोल दिया और इस वजह से सिरचन जो है वहाँ से चला गया। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं जा रहा था। कौन, लेखक जा रहे थे मानू को ससुराल पहुंचाने। और स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़ कर लिए जा रही है अपने साथ, यानी बड़े ही अच्छे से वो एक निशानी के तौर पे उस अधूरी चिक को अपने साथ ले जा रही थी। मन ही मन उसे गुस्सा भी था, किसे, मानू को, और सोचा कि चाची के साथ ही में जो चाची बोल रही थी सही है, और गुस्से में वो भी कहने लगी कामचोर है, चटोर है, मेरा काम पूरा नहीं किया। उसने भी अपने गुस्सा, अपनी भड़ास जो है वो निकाली। और फिर गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर ही रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए उसने किसे देखा, सिरचन को देखा। कौन, लेखक ने। और लेखक दौड़ते हुए आता है और कहता है बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर कहा। तो लेखक कहते हैं क्या है। मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा, झिड़की यानी डांट फटकारते हुए कहा कि क्या है, क्या बात है, बोलो। गुस्से में सिरचन ने पीठ पर लदा हुआ जो बोझा था उसे उतारकर मेरी ओर देखा और कहा, दौड़ता हुआ आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए, मानू दीदी कहाँ है, एक बार देख तो लूँ मानू दीदी को। तो लेखक जो है वो दरवाज़ा खोलते हैं और सिरचन दादा जो है, लेखक की बहन मानू कहती है, सिरचन दादा आप। मानू इतना ही बोल सके। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन हकलाते हुए कहते हैं, वो इतना दौड़ते हुए आता है तो उसकी सांस फूलने लगती है और हकलाते हुए कहता है, यह मेरी ओर से है, सब चीज़ें हैं दीदी, शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी आसनी कुस की। और इतना कहते हुए गाड़ी जो है वो चल पड़ी।
मानू जो है मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगती। वो सोचती इतना मेहनत किया लेकिन इन्हें जो मोहर छाप वाली धोती माँ देने वाली थी वो तो मिली नहीं, तो कम से कम उसके पैसे दे दूँ। तो सिरचन जो है उसने जीभ को दांत से काट कर कहा और दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, अरे नहीं, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मानो फूट फूट कर रोने लगी और मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार लेखक ने देखा था। तो इस तरह से यहाँ पे ये कहानी समाप्त होती है और लेखक जो है फणीश्वर नाथ रेणु वो ये कहना चाहते हैं कि पत्नी और बच्चों के देहांत के कारण मानसिक रूप से टूटा हुआ जो सिरचन था गांव वालों के लिए बेकार ही नहीं बल्कि बेगार था। लेकिन उसकी कला के लोग आज भी क्या थे, कायल थे। वो इतना अच्छा काम, इतना अच्छा कारीगरी करता था कि लोग आज भी उसकी कला के कायल थे। सिरचन जो है वो पेट भरने के लिए काम तो कर सकता है लेकिन अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करता। यानी काम वो पेट भरने के लिए तो करता था लेकिन स्वाभिमान के साथ वो समझौता नहीं कर सकता था। अपनी आज़ादी गिरवी नहीं रखता, अपने उसूलों पर वो जीता और प्रेम स्नेह के खातिर वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता। लेखक की चाची जो है उसे अपमानित करती है और उससे आहत होकर चोट खाकर सिरचन जो है अपना काम अधूरा छोड़कर चला जाता है। लेकिन मानू को वो क्या करता है, बेटी की तरह मानता है और इसीलिए बेटी जो है वो अपने ससुराल जाती है तो वो जो प्रेम था मानू के प्रति सिरचन के मन में, एक पिता और बेटी का जो प्रेम था, उसके लिए सिरचन ने क्या किया, अपनी कमाई से शीतल पाटी, चिक और आसनी आदि भेंट करके यानी उपहार के रूप में मानू को देकर पाठकों के दिल में जगह बना लेते हैं। तो इस तरह से ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए हैं। लक्ष्य, उद्देश्य, कलेवा, नाश्ता, बदकुट्टी, वाद विवाद, जर्दा, तंबाकू, गुटखा, झिड़की, डांट फटकार, गमकौआ, महकने वाला, पाटियाँ, खाट की लंबी लकड़ियाँ। मुहावरे दिए गए हैं। मुँह लाल होना, क्रोधित होना, तैनात करना, नियुक्त करना, भौहे तन जाना, नाराज़गी प्रकट करना, सिर पर चढ़ना, मुँह लगाना, ढीठ बनना, कान पकड़ना, प्रतिज्ञा करना, ठेस लगना, दुखी होना, कलेजा धड़कना, घबराना या फिर डर जाना, हाथ थामना, सहारा देना, कोरा जवाब देना, साफ मना कर देना, तैश में आना, जोश में आना, फूट फूट कर रोना, बहुत रोना, मुंह लटकाना, निराश होना। कुछ शब्द युग्म दिए गए हैं, मैंने भाग 1 में भी शब्द युग्म दिए थे। पूरा वीडियो देखने के लिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।